चलिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि वो अब क्या व्यू रख रहे हैं मार्केट में। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज मार्केट की तेज़ी को ब्रेक लगाया एचडीएफसी बैंक के उस अपडेट ने। पहले तो उस पर एक आपका व्यू हो जाए, एचडीएफसी बैंक पर और पूरे बैंकिंग पैक पर। आशीष सॉरी, अनम्यूट करिए। जी, गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ लास्ट कुछ दिनों में देखी, पर कल जो नंबर्स आए जहां पर पे हमने एडवांस ग्रोथ में एचडीएफसी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी डिप देखी और डिपॉजिट में भी कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देखी, तो उसकी एक रिएक्शन हमें देखने को मिला। इसके 2 दिन पहले एक अच्छी न्यूज थी जहां पर पे हमने देखा कि कैसे $3 to $4 बिलियन का एफआई का इनफ्लो की एक प्रोबेबिलिटी बनी, जहां पे स्टॉक ने अच्छी तरह से रिएक्ट किया और आज इस रिजल्ट के चलते, इस अपडेट के चलते कहीं ना कहीं डिप आई। अब मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात करें तो मैं डाउन साइड तो अब इसमें लिमिटेड समझता हूं। मेरे हिसाब से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से एंटर हो चुका है, जहां पर पे आप देखेंगे 1600 के स्तर को स्टॉक ब्रीच नहीं करेगा और साथ ही साथ ऊपर में 1750 की ट्रेजेक्टरी को भी क्रॉस करना इसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा आईसीआईसी और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स को, जहां पर पे कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ काफी अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ रीजनेबल है, लोन टू डिपॉजिट का जो रेशियो है वो भी एक कंफर्टेबल जोन में है और वैल्यूएशन की कंफर्ट है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ये दो हमारे टॉप पिक रहेंगे और एचडीएफसी बैंक पे मेरा ये मानना है कि शायद एक कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रहेगा। तो ये इस समय बैंकों पर व्यू। दूसरा पॉकेट जो इस समय फोकस में है वो है रिलायंस। आशीष, रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है कि जिस तरीके से इसने लीडरशिप ली है? तो अनुज, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हमने इनफैक्ट लास्ट 1 महीने में इसमें थोड़ी पोजीशन भी बढ़ाई, क्योंकि हमारा ये मानना था कि पोस्ट इलेक्शन आरपूस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इलेक्शन तक के थोड़ा सा एक 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड था, पर जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आरपूस में जंप होगा और वही हुआ। ऑलमोस्ट 20 से 25% के हाइक कुछ प्लान्स में हमने देखा कि जियो ने किया है और उसका एक बड़ा बेनिफिट रिलायंस को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 5G स्पेक्ट्रम पे जिस तरह की केपेक्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये आरपू बढ़ना एक बहुत ही स्वाभाविक सी और एक बहुत ही नीड की भी एक जरूरत थी। तो ये दोनों चीज हुई। सेकंड, हमारा मानना है कि अब जियो का कभी ना कभी एक हम डीमर्जर होते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से अब वो 6 महीने में होता है, 9 महीने में होता है, पर वो इस स्टॉक को हमेशा एक पॉजिटिव रडार पे रखेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रिटेल बिजनेस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेंड में एक अच्छे नंबर आए, आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर में भी एक री-रेटिंग आई, तो ये कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल के भी ओवरऑल बिजनेस को एक अच्छा मोमेंटम देगा। तो ऑल इन ऑल सभी पैरामीटर पे मेरा मानना है कि रिलायंस बेहतरीन लग रहा है एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में। और मैं समझता हूं टेक्निकली अब जिस तरह से ये एक बड़ा ब्रेकआउट मंथली वीकली सभी चार्ट फ्रेम पर दे रहा है, स्टॉक मेरे हिसाब से 3500 की ट्रेजेक्टरी में बढ़ता हुआ आने वाले कुछ महीनों में नजर आ रहा है। ओके, रिलायंस पे आपका व्यू, क्योंकि रिलायंस पे व्यू है, चाहे याद रखिएगा ट्रेड व्यू हो चाहे कोई इन्वेस्टमेंट व्यू हो। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये एक आशीष की निजी राय थी और उनका आउटलुक था, लेकिन एक प्लीज़ जो एक निजी आउटलुक रखिए इस स्टॉक पे किसी भी इन्वेस्टमेंट और आई थिंक ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए। एक दो पॉकेट्स और जो थोड़ी सी अब मूव दे रही हैं आशीष, उसमें आज BL को देखिए, नया ऑल टाइम हाई। आपका व्यू क्या है इस वक्त BL पर, या फिर कोई और डिफेंस स्टॉक? आपने आई थिंक भारत डायनेमिक्स, आपने डिफेंस को बहुत अच्छी तरीके से खेला। अब आपकी चॉइसेस क्या हैं इसमें जहां पे आपको रिवॉर्ड अच्छा नजर आ रहा है? तो एज अ डिस्क्लोजर वीरेंद्र, हम काफी पॉजिटिव रहे और हमारे पोर्टफोलियोज में BDL, BEML, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, मझगांव डॉक जैसे स्टॉक हैं और इवन BEL भी हमारे NDPMS पोर्टफोलियो में हमने इसको जगह दी है। तो हमारे हिसाब से तो ये पॉकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम जो अप्रोच रखते हैं वो है FTPM, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी। और उसके चलते जब तक कि हमें कोई बड़े रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिलेंगे, हम ट्रेंड को राइड करेंगे। ये जरूर है कि क्या करंट रिस्क रिवॉर्ड इनको लेने के लिए फेवरेबल है, तो वहां मैं थोड़ा सा अभी स्केप्टिक रहूंगा। पर क्योंकि हमारी पोजीशन काफी पुरानी बनी हुई है और हम डीप प्रॉफिट्स के अंदर में, तो हमें राइड करने की कंफर्ट काफी डिफरेंट है।
पर जहां तक के थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू लेना हो, या मैं अगर से बोलूं 3 साल, क्या इन स्टॉक्स के अंदर में एक वेल्थ जो बनने की बात हो रही क्या हो सकती है, वो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप ऑर्डर बुक पोजीशन देखिए 7-8 टाइम्स की ऑर्डर बुक है। आज ही एक स्टेटमेंट आया, एक वो आया कि 100 डेज के अंदर में शिप रिपेयर बिल्डिंग का जो स्पेस है उस पर गवर्नमेंट का काफी फोकस है, और इंडिया पूरे शिप बिल्डिंग स्पेस के अंदर में मात्र 1% मार्केट शेयर रखता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ी ग्रोथ देखने को नजर आएगी, बट क्योंकि करंट वैल्यूएशन काफी ओवरहीटेड है तो इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, बट एक सिप के स्ट्रैटेजी के साथ डिफेंस के स्टॉक में पोजीशनिंग की जा सकती है। करंट लेवल्स पे जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वो मेरे ख्याल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर में काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इस समय मुझे नजर आता है, बट डिस्क्लोजर होगा, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में बना हुआ है। के पोर्टफोलियो में है, ऑल टाइम हाई पर BEL इस वक्त हिट करता हुआ। अच्छा आशीष, एक पॉकेट जो कि ओवरसोल्ड है, मतलब मैं अब पता नहीं, मैं खुद इस आई थिंक शब्द को जस्टिफाई ना कर पाऊँ, सॉरी ओवरबॉट है वो पूरा जोन, दैट्स NBFCs में HFCs, रियल स्टेट, और रियल स्टेट से ज़्यादा अगर आप देखें रियल स्टेट इंसिलरी होम इम्प्रूवमेंट। बट क्योंकि स्टॉक्स हायर लेवल पर परसिस्ट कर रहे हैं, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि दैट्स इनफ। आपने क्या अप्रोच रखी है, क्योंकि आप लोगों ने पैसा काफ़ी कमाया है यहाँ पर, कोई लिक्विडेशन किया है आप लोगों ने इस प्राइस पे? तो इसमें वीरेंद्र हमने थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से खेला। हमने इस पूरे जो रियल स्टेट की रिकवरी है उसको एंसिलरीज के थ्रू प्ले किया, चाहे वो वायर्स, केबल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स का जो स्पेस है उसके थ्रू प्ले किया। बट जहां तक के हमारा मानना है कि क्या रियल स्टेट साइकिल अभी भी एक अच्छे स्ट्रेंथ में है, तो उसमें हमारा ये मानना है कि इन्वेंट्री लेवल काफी लो है और सप्लाई इतनी स्पीड से अभी भी नहीं आ रही है। सेकंड, जो अफोर्डेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि EMI वर्सेस इनकम लेवल, वो बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन में है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि रियल स्टेट कहीं ना कहीं अपने इस मोमेंटम को मेंटेन रखेगा, क्योंकि हाई बेस है तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिले, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और आप देखिए किस तरह से नए और स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स इस बाजार के अंदर में आ रहे हैं। अब आप देखिए रेमंड्स के अंदर में रेमंड रियल्टी का बिजनेस जो है वो डीमर्ज होने की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सेक्टर के अंदर में जो फोकस है वो काफी बढ़ चुका है। महिंद्रा ने अपने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और जहां पर पे बात चल रही कि करीब 2000 करोड़ का जो GDP है वो यहाँ पर पे जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेक्टर है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, बट इसका बेस्ट तरीका होगा इनके एंसिलरीज को प्ले करने का, या इनके बिल्डिंग मटेरियल स्पेस, वायर्स एंड केबल्स जैसे सेगमेंट को प्ले करने का, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इस पूरे रियल एस्टेट रिकवरी के। बहुत शुक्रिया आप आशीष, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और क्योंकि आपने रेमंड की बात की, यहीं से एक हमारे साथ अब रेमंड के CFO जुड़ गए हैं, ग्रुप CFO अमित अग्रवाल, उनसे बात करते हैं इस डीमर्जर को लेकर। अमित जी, गुड मॉर्निंग। ये डीमर्जर हुआ, मार्केट ने पसंद किया इसको, अब इसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी दोनों बिजनेसेस में? नहीं, देखिए बदलाव तो क्या है कि जो चीज हम करना चाह रहे थे उसको हम और फास्टर पेस पे करेंगे। अगर जैसे आपने देखा पिछले हमने पहला JDA साइन बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।